गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप पर। और थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो आपको हिस्ट्री का दे नहीं पाया था। और आज ठीक लग रहा है, थोड़ा मन मिजाज मेरा, तो अब लगातार आपको वीडियो मिलते जाएगा। और एक चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, ईट, मनके और अस्थियाँ। और जो सेकेंड चैप्टर हमारा हिस्ट्री का क्लास 12 का, उस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो देर नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं। राजा, किसान और नगर के बारे में जानते हैं। पहले चैप्टर में अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर अपने ग्रुप जो भी है वहाँ पर आप शिकायत या जो भी आपको दिक्कत हो उसमें लिख सकते हैं। चलिए, राजा, किसान और नगर के बारे में हम शुरुआत में जानते हैं कि हम सबसे पहले तो पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता का बाद का जो काल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अगले लगभग 1500 वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास हुए। यानी जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, तो उसके लगभग 15 वर्षों के दौरान बहुत सारे विकास हुए हैं, ऐसा आप बताया जा रहा है। इसके बाद वैदिक युग की शुरुआत हुई। वैदिक युग इसलिए कहा गया कि इस युग में वेदों को लिखा गया, वेदों की रचना की गई, इसीलिए इस युग का नाम वैदिक युग रखा गया। कृषि और बस्तियों का उदय हुआ और चरवाहा समुदाय का उदय हुआ। यानी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, उसके बाद ये सारी चीजें हुई। आगे हम देखते हैं वैदिक युग। देखिए, हम पहले बोले वैदिक युग का मतलब होता है वह युग जिस युग में वेदों की रचना की गई, उसी युग को वैदिक युग कहा गया। ऋषि मुनियों का युग कहा गया इसको। आगे फिर देखते हैं वैदिक युग की शुरुआत के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय प्राचीन इतिहास में सिंधु नदी और इसकी और भी जो नदियां किनारे नई सभ्यता उभर गई, जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। इस समय एक वेद लिखा गया जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद इसी समय लिखा गया। हड़प्पा सभ्यता के जब से पतन हुआ उसके बाद बता रहा है कि सिंधु नदी के किनारे कई और सभ्यताओं का विकास हुआ, और उसी समय एक नए वेद की रचना हुई जिसका नाम है ऋग्वेद। और इसीलिए इस युग को, इस पूरे काल को वैदिक युग कहा गया। आगे हम देखते हैं कृषि और बस्तियों का उदय हुआ। कृषि कई क्षेत्रों में फैल गई। उत्तर भारत में कृषि फैला, दक्कन का पठार में फैला, कर्नाटक में फैला। लोग अस्थाई गांवों में रहने लगे और नियमित रूप से फसल उगाने लगे। देखिए, कृषि का जैसे ही उदय हुआ, कृषि की जैसे ही शुरुआत हुई, हम सब जानते हैं कि हम आदि मानव थे, जंगलों में भटकते थे, घूमते थे, और जहां जो कुछ मिल जाता था, फल या जो भी कंदमूल, जड़ मिल जाता था, या जानवर जो छोटे मोटे मिल जाते थे, कई बार तो बड़े जानवरों का शिकार करके आदि मानव खा लिया करते थे। लेकिन जैसे ही कृषि युग की शुरुआत हुई, वो अब गांव बनाकर रहने लगे, बस्ती बना के रहने लगे, क्योंकि अब वो कृषि कार्य करने लगे और अनाज के लिए अब उन्हें भटकना नहीं था। अब अनाज वो स्वयं उपजाने लगे और इसीलिए गांव में वो रहने लगे। अब देखिए, कृषि करने के लिए सबको पता है कि गाय, बैल या अन्य जानवरों की जरूरत पड़ती है। तो उन बैलों को चराने के लिए एक समुदाय की उत्पत्ति हुई, जिसको हम चरवाहा समुदाय कहते हैं। और दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं, ऐसा पता चला है। आगे देखते हैं अंतिम संस्कार। उस जमाने में यह बताया जाता है कि जो अंतिम संस्कार के तरीके होते थे, ईसा पूर्व पहली सहस्त्र के दौरान मध्य और दक्षिण भारत के समूह में अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। देखिए, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये आपको खुदाई के दरमियान आपको ये प्राप्त हुए हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को दफनाया जाता था। यानी उस जमाने में यह देखा गया, हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक युग की शुरुआत हुई, तो लोग जब मरते थे तो उनके साथ लोग, उनके जो परिवार होते थे, कुछ लोहा का जो उपकरण होता था साथ में दफना देते थे। तो ये ऐसा खुदाई के दरमियान पता चला। तो शायद वो ये नई रीति होगी उनका कि मरने के बाद लोहा या कुछ धातु का साथ में उसके शव के पास छोड़ना पड़ता था। ये एक नई तरीका था सबको। आगे देखते हैं। देखिए, प्रिंसेप और प्रियदर्शी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप। देखिए, जेम्स प्रिंसेप कौन थे?
ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी, उसके अधिकारी थे जेम्स प्रिसेप। 1830 के दशक में ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। जैसे आज जिस हम लिपि में पढ़ते हैं उस लिपि का नाम है देवनागरी, लेकिन उस जमाने में जो लिपियां चलती थी उस लिपियों का अगर हम बात करें तो एक ब्राह्मी लिपि थी और एक खरोष्टी लिपि थी। हालांकि इसको पढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन खुदाई के दरमियान बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले, कुछ ऐसे पत्र मिले या कुछ जो भी चीज मिले उसमें अलग अलग लिपियों में लिखा था, तो समझ में नहीं आता था कि आखिर इसमें लिखा क्या। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिसेप ने 1830 में पुरानी 2 लिपियों का अर्थ समझ लिए कि भाई इस अक्षर का मतलब ये होता है, इस अक्षर का मतलब ये होता है। उस आधार पर उन्होंने उस जमाने की जो भी चीजें प्राप्त हुई थी उसके अर्थ उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। आरंभिक अभिलेख, अभिलेख क्या होता है आगे हम बताएंगे। जैसे अगर आप देखते होंगे, हम अभी चर्चा कर देते हैं कि रोड जब कोई गली से बनता है तो देखिएगा एक शिलान्यास करके पट लगाया जाता है जिसमें लिखा जाता है फलना बाबू के द्वारा, फलना विधायक के द्वारा। उसमें काला रंग का पट्टी रहता है और उसको साट दिया जाता है, किसी को शिलान्यास करके वो एक लंबा सा स्टैचू टाइप का बनाकर उसमें लगा दिया जाता है। तो उस जमाने में भी इसी प्रकार का कुछ बनता था। इस प्रकार की चीजों को हम कहते हैं अभिलेख, याद रखेंगे। तो आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं का उपयोग किया गया था, है ना। यानी जो उस जमाने में सिक्के बनते थे या उस जमाने में जो अभिलेख राजा महाराजा कुछ कार्य करते थे तो अपने बारे में लिखवा के सटवा देते थे, लिखवा देते थे। तो इनमें जो लिपि इस्तेमाल किया गया वो लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, जिसका अर्थ ईस्ट इंडिया की कंपनी जेम्स प्रिसेप ने पता लगा लिया। जेम्स प्रिसेप को पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर P10 लिखा गया। यानी जो सिक्का उस समय मिला है उन सिक्कों पर यह देखा गया है कि ज्यादातर सिक्कों पर P10 लिखा हुआ है। यह P10 का मतलब क्या होता है, तो देखिए कहा गया P10 का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। यानी उस समय जो राजा था बड़ा सुंदर था, इसीलिए अपने हर सिक्के पर वो P10 लिखवा देता था। जब भी सिक्के बनवाता था, ढलवाता था, तो P10 लिखवा लेता था ताकि लोग ये जाने कि P10 का अर्थ होता है मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा। कुछ अभिलेखों पर राजा का तो नाम भी, जैसे अशोक के टाइम का कुछ ऐसा चीज मिला है जिस सिक्कों में अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो अब हर राजा अपने टाइम के अपने नाम कमाने के लिए, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए सब करते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। हमारे पास बौद्ध ग्रंथ भी है, उस ग्रंथों के अनुसार यह बताया गया है कि सबसे पावरफुल अगर उस जमाने का कोई राजा था तो वो अशोक था। अब बात करते हैं, देखिए ये देखिए आप अक्षर देख रहे होंगे, ये सब लिपि है, लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लिपि खरोष्टी है या तो ब्राह्मी लिपि है जो हम लोग आज पढ़ते हैं, इसको नहीं है। खैर, अभिलेख देखिए पत्थर का भी बनता था, अभिलेख धातु का भी बनता था और मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को हम क्या कहते थे, अभिलेख। यानी पत्थर पर कुछ लिख दिया, मिट्टी पर कुछ लिख दिया या किसी धातु पर कुछ लिख दिया, यही चीज को हम अभिलेख कहते हैं। यानी अभिलेख आपका पत्थर का भी हो सकता है, अभिलेख आपका मिट्टी का भी हो सकता है और अभिलेख आपका धातु का भी हो सकता है। और अभिलेखों का जो पढ़ाई करता, अध्ययन करता है, उसको हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों को पढ़ाई करना, अभिलेखों की जानकारी इकट्ठा करना, अभिलेखों के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठा करना, उसे हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। और जो इसे पढ़ते हैं वो अभिलेख शास्त्री कहलाते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा वो की है, इसलिए उसका नाम रखा गया अभिलेख शास्त्री। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचारों को लिखा जाता था। जैसे हम राजा हैं तो हम जो भी अपने जमाने में काम करते थे या काम करेंगे अपने बारे में लिखवा देंगे कि ये नहर मेरे द्वारा बनाया गया, ये सड़क मेरे द्वारा बनाया गया। क्यों? क्योंकि आने वाले लोग भी 10 साल 20 साल या उसी जमाने में उसी टाइम में भी जो लोग देखे अरे फलना बाबू ने बनाया है, राजा साहब ने बनाया है। तो इसके लिए अपने नाम कमाने के लिए, अपने नाम को प्रचार करने के लिए हर राजा ऐसा करते थे। अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं के दिए गए दान का ब्यौरा देते हैं। कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख में मिली है, यानी ऐसा भी प्रमाण मिला है
कि ये अभिलेख आखिर लिखा कब गया, उसके नीचे उसकी तारीख भी लिख दी गई है ना। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा होती थी। इसके अलावा तमिल, पाली और उस जमाने में संस्कृत भाषा भी चलती थी। आगे देखते हैं। अब आते हैं प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्यों की बात करें तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय कई राज्यों का उदय हुआ, इस समय नगरों का उदय हुआ, इसी समय लोहा का प्रयोग बढ़ गया, इसी समय सिक्के का विकास हो गया और इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का भी क्या हो गया, विकास हुआ, उसके विचारधाराओं का विकास हुआ। इसीलिए 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व है एक परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। सवाल आएगा कि 6ठी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? तो भाई इस जमाने में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। राज्यों का उदय हो गया बहुत सारे, नगरों का उदय हो गया बहुत सारे, लोहा का प्रयोग बढ़ गया, सिक्कों का विकास हो गया, बौद्ध और जैन धर्म का भी विचारधाराओं का विकास हुआ। इसीलिए 6ठी ईसा पूर्व को हम परिवर्तनकारी काल कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रारंभिक राज्यों में महाजनपद नाम से 16 राज्य थे। देखिए पहले हमारे यहाँ अभी 28-29 राज्य है, लेकिन पहले उतना नहीं था। पहले मात्र कितना राज्य थे? 16। और इन 16 का नाम रखा जाता था महाजनपद। राज्य नहीं बोलकर इनका एक नाम रखा। यूपी में अभी हो जाइएगा तो वहां पर जनपद बहुत सारे जगह पर यूज किया जाता है। तो इसीलिए 16 राज्यों को अगर हम बात करें तो 16 जहां महाजनपद कहा जाता है उस जमाने में। जनपद का क्या अर्थ होता है ये देखिए, जन प्लस पद, जहां लोग आकर बस गए, ऐसा क्षेत्र जहां लोग निवास करते हैं उसी को हम कहते हैं जनपद। यानी जनपद का मतलब हो गया जहां लोग आए, बस गए, रहने लगे, वही हो गया जनपद। और संख्या ज्यादा बढ़ गया तो महाजनपद हो गया। देखिए ये महाजनपद है, इसका एक फोटो आपको दिख रहा होगा। इस तरह से गांव वगैरह बनाया गया, नदी आपके किनारे में, खेत है ना, खलिहान है, उसके बाद मंदिर है, सारे चीज है। ये महाजनपद का फोटो है। आइए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व का जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। यानी कुछ ऐसे जनपद थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और वो अन्य जनपदों से ज्यादा विकास कर गए, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया महाजनपद, क्योंकि अन्य से वो थोड़ा बेटर हो गए। आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन के धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ को भी उठाइएगा और जैन ग्रंथ को भी उठाइएगा तो वो भी बताता है कि उस समय के काल को हम जो है 16 महाजनपदों की चर्चा उस समय भी आपको बौद्ध और इसमें जैन धर्म में मिलता है। उस समय एक जनपद का नाम मगध था, गंधार, वज्जी, कौशल, कुरु और पंचाल ये सब थे। आगे देखते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन कई, राजा का मतलब हो गया तुम्हारा कई सदस्यों वाले समूह को गण कहते थे और संघ कहते थे, एक प्रकार के संगठन के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी अधिकांश राज्यों में ऐसा होता था कि राजा ही शासन करते थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता था कि लोगों का समूह शासन करता था। तो लोगों के समूह को हम कहते हैं गण या संगठन को हम कहते हैं संघ। तो वहां ऐसे भी राज्य चलता था, क्योंकि लोग 10-20 मिल गए, 10-20 लोगों के द्वारा भी शासन चलाया जाता था, तो वो गण पद्धति हो गया। और कई जगह ऐसा था कि एक ही राजा होता था और वो सारा जगह देखता था। हाँ, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गण से संबंधित थे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। इन राजधानी जो होती थी वो किले बंदी होती थी। यानी हमने बताया कि 16 महाजनपद होते थे और हर महाजनपद की एक क्या होती है, राजधानी होती है। और राजधानी को, जैसे ये राजधानी है मान लिया जाए, तो इसको चारों ओर ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता था। इसी को कहा जाता है किला। क्या कहा जाता है? किला। क्योंकि दुश्मन अगर आक्रमण करना भी चाहे तो इसकी ऊंची दीवारों को ये पार ना कर पाए। 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट लंबी दीवार बना दी जाती है, ऐसे चारों ओर से, है ना, ऐसे बना दिया जाता है ताकि किधर से भी दुश्मन इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी और राजधानी की किलेबंदी की जाती थी। किलेबंद राजधानी का रखरखाव सेना और नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। आगे देखते हैं।
देखिए लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना क्या कर दी, शुरू की। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, पूछेगा कि ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना कब शुरू की, तो यह हुआ आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासन क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे। यानी ब्राह्मणों ने यह तय किया कि जो भी राजा होगा वो क्षत्रिय ही होगा, ऐसा उन्होंने बोला। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से टैक्स लेना था और उससे वो भेंट भी वसूले करते थे। यही इनका काम होता था। जो भी राजा होते थे वो अपने गांव में, अपने राज्य में टैक्स लेते थे और लोगों से भेंट लेते थे। इस काल में संपत्ति जुटाने का, जो राजा होते थे उनको संपत्ति घट गया, अनाज घट गया या कुछ ऐसा हो गया, तो वो क्या करते थे, दूसरे राज्यों पर चढ़ाई कर देते थे, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके उसको लूटपाट कर लेते थे और धन इकट्ठा करते थे। यानी उस जमाने में धन इकट्ठा करने का एक ही तरीका था, क्योंकि उस समय व्यापार उतना ज्यादा नहीं था, ठीक ठाक था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, तो जल्दी ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वो लोग पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर देते थे। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपने अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र का माने विकास कर लिया। बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग नियुक्त किया जाता था। यह अभी तक का आपका एक पार्ट का वीडियो है। अगले वीडियो में फिर हम आपको पढ़ाएंगे 3 पार्ट में, आपको यह चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर देंगे। थैंक यू।